नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम शासन में नैतिकता ध्येय आइस द्वारा लिखित पुस्तक पर चर्चा करेंगे। यह पुस्तक एथिक्स विषय की पुस्तक है, जिसमें हम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थ्योरी को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत कर दें। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक, कार्यपालक और स्थायी लोक सेवा में संबंध। भारतीय संविधान विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को पृथक रूप से प्रदान करता है, जिसमें उसमें से प्रत्येक के लिए सुपरिभाषित भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, अतः विधायिका और कार्यपालिका के बीच मंत्रिपरिषद के स्तर पर बातचीत होती है, जो विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। संविधान कार्यपालिका को दो भागों में विभाजित करता है। अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 154 के अनुसार संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल में अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निहित होगी। ये अधिकारी स्थायी लोक सेवा का गठन करते हैं और संविधान के भाग 14 द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। कार्यपालिका का दूसरा भाग है राजनीतिक। राष्ट्रपति या राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 163 के अधीन अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। क्योंकि सलाह साधारण तौर पर बाध्य होती है, ऐसी सलाह अधिकारियों के लिए एक आदेश बन जाती है, जिसका उन्हें क्रमशः अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 166 के अधीन पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल सरकार में कामकाज चलाने के लिए नियमों का गठन करते हैं। यह कामकाज मंत्रियों के बीच भारत सरकार कामकाज का बंटवारा नियमों के अनुसार तथा उस ढंग से किया जाता है जिस प्रकार से पदाधिकारियों से भारत सरकार कारोबार का संचालन नियमों के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने कार्यपालिका कृत्यों का प्रयोग करते हुए सहायता करने की अपेक्षा की जाती है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि ये पदाधिकारी राष्ट्रपति या राज्यपाल से अधीनस्थ होते हैं, वे मंत्रिपरिषद के आदेशों को इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित करते हैं। भारत सरकार का सचिव सरकारी कारोबार नियमों के अंतर्गत किसी विशेष मामले में प्रस्तावित कार्रवाइयों के बारे में अपने मंत्री को सलाह देता और उसे एक टिप्पणी प्रस्तुत करके उसके आदेशों के औचित्य या वैधता के बारे में अवगत कराता है और यह सुझाव देता है कि या तो ऐसे आदेश जारी न किए जाएं और या इन आदेशों में उचित रूप से संशोधन किए जाएं। सचिव व मंत्री के बीच का संबंध अंतर्वर्ती होता है। मंत्री को शासन करने का जनादेश प्राप्त होता है, परंतु सचिव को भी मंत्री को सलाह देने का एक समकक्ष संवैधानिक अधिदेश प्राप्त होता है। एक बार सचिव की सलाह पर उचित रूप से विचार कर लिया जाए तो जब तक मंत्री कोई गैर कानूनी आदेश जारी नहीं करता, तब तक सचिव इसका कार्यान्वयन करने के लिए बाध्य होगा। मंत्री से अपनी ओर से सचिव का समर्थन करने के लिए अपेक्षा की जाती है, जो उसके आदेश को कार्यान्वित करता है। यदि एक बार कानून बन जाता है या नियम और विनियम अनुमोदित कर दिए जाते हैं, तो वह सभी पर लागू होते हैं, चाहे वह राजनीतिक कार्यपालक हो या स्थायी लोक सेवक। एक लोक सेवक को सरकारी आदेशों को बिना किसी पक्षपात के, ईमानदारी के साथ और बिना किसी भय या पक्षपात के जारी करना आवश्यक है। यही संक्षेप में एक कारण है जिससे राजनीतिक कार्यपालक और लोक सेवकों के बीच मतभेद का अंश निकल कर सामने आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जवाबदेही को उल्लिखित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार राजनीतिक कार्यपालक और स्थायी लोक सेवकों के बीच संबंध विवाद परक हो जाते हैं। यह मंत्री और लोक सेवकों के बीच संबंधों की परिभाषा को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने की गंभीरता को रेखांकित करता है। यह तभी संभव है यदि हम इस संबंध को उत्पाद और परिणाम के ढांचे में रखें। उत्पाद या मुख्य परिणाम वे विशिष्ट सेवाएं होती हैं जो लोक सेवक तैयार करके सुपुर्द करते हैं, और इसलिए लोक सेवक को मुख्य परिणामों की सुपुर्दगी के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, जो उनके कार्य निष्पादन के आधार बनते हैं। दूसरी ओर परिणाम सामाजिक लक्ष्य प्राप्ति की सफलता होते हैं, और राजनीतिक कार्यपालक यह निर्णय लेता है कि कौन से अपेक्षित परिणाम या उत्पादों को शामिल किया जाए ताकि अपेक्षित परिणाम या सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ऐसी स्कीम में राजनीतिक कार्यपालक परिणामों के लिए विधानमंडल और निर्वाचन के लिए या निर्वाचन के प्रति जवाबदेह हो जाता है। राजनीतिक कार्यपालक का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि क्या उसने सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही उत्पाद या आउटपुट चुने हैं।
यदि ऐसा कर दिया जाए तो राजनीतिक कार्यपालक और स्थायी लोक सेवक के बीच संबंधों की परिभाषा उद्देश्यपूर्ण की जा सकती है। एक और मुद्दा जो संबंधों में तनाव लाता है वह है मंत्रियों और अन्य राजनीतिक नेताओं, विशेषकर राज्यों में, के आदेश पर लोक सेवकों के मनमाने ढंग से स्थानांतरण और तैनातियां। आंध्र प्रदेश के अपने अध्ययन में रॉबर्ट वाडे ने दिखलाया है कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। वाडे कहते हैं, स्थानांतरण राजनीतिज्ञों का नौकरशाही पर नियंत्रण करने का एक मूलभूत हथियार है। स्थानांतरण के इस हथियार से राजनीतिज्ञ केवल सीधे धन ही नहीं एकत्र कर लेते, बल्कि इससे वे किसी ऐसे व्यक्ति को भी निकाल सकते हैं जो पैसे कमाने की मांग पर खरा न उतरता हो या जिससे वे धन और चुनावी समर्थन पाते हों उसके हित में अनुरोध को ना स्वीकारता हो, विशेष रूप से संविदाकारों को। अतः लेन देनों को विशेष रूप से इस तरह करना पड़ता है कि जिनमें नौकरशाही कोषों पर नियंत्रण करती है, फिर इसका एक भाग वह विधायक या विशेष रूप से मंत्रियों को दे देता है, जो बदले में इन कोषों को चुनावी समर्थन लेने के लिए लघुकालिक माल की लालच के रूप में वितरित कर देते हैं। यह देखा जा सकता है कि ये कोष जनता के अधिकार क्षेत्र से ही आते हैं, परंतु वे ना तो लोक छानबीन के लिए खुले होते हैं और ना ही सार्वजनिक व्यय कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होते हैं। वास्तव में लोक सेवकों के स्थानांतरण इतने लाभदायक होते हैं कि ये स्थानांतरण उद्योग के नाम से लोकप्रिय जाने जाते हैं। एक अवकाश प्राप्त लोक सेवक एन वोहरा ने टिप्पणी की है कि अनेक राज्यों में सरकारी पदाधिकारियों के स्थानांतरण ने साफ तौर पर एक उद्योग का दर्जा ले लिया है। समय अवधि की नीतियों की पूर्णतः अनदेखी किए हुए या लोक सेवाओं की सुपुर्दगी के छिन्न भिन्न हो जाने की बिना कोई परवाह किए हुए और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विपरीत प्रभाव को अनदेखा करते हुए सभी स्तरों के अधिकारियों का बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर दिया जाता है। मोहसिना बेगम के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि जब कभी एक नई सरकार बनाई जाती है, सरकारी सेवकों को जाति या समुदाय या धन के प्रतिफल के आधार पर स्थानांतरण किए जाने की एक समुद्री लहर सी आ जाती है, जिससे नौकरशाही का संपूर्ण नैतिक पतन और इसका जाति और समुदाय के आधार पर विभाजन हो जाता है तथा साथ में भ्रष्टाचार भी फैलता है और प्रशासन के सभी मानदंडों को तोड़ दिया जाता है। जनहित के HD शौरी ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें लोक सेवकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियम बनाए जाने के निर्देश देने की मांग की गई थी, परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया कि हम इस रिट याचिका के स्वीकार करना आवश्यक नहीं समझते, क्योंकि ऐसे प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए सुस्थापित मार्गदर्शी सिद्धांत हैं और यह स्पष्ट है कि सभी प्रशासनिक निर्णय गैर मनमाने ढंग के नियम की संतुष्टि करेंगे और ईमानदार और निष्पक्ष होंगे। ऐसे व्यक्तिगत मामले जिनमें निर्णय निर्माण की प्रक्रिया ऐसे किसी कारण से विकृत की जाती है, तो उसे हमेशा समुचित ढंग से चुनौती दी जा सकती है। 5वें वेतन आयोग को स्थानांतरण उद्योग के बारे में कुछ विपरीत टिप्पणियां करनी पड़ती थीं। आयोग ने घोषित किया है कि निश्चित रूप से यह महसूस किया जा रहा है कि स्थानांतरण के यंत्र का इस देश में सरकारी कर्मचारियों को अपने काबू में रखने के लिए व्यापक दुरुपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से सत्ता के राजनीतिज्ञों द्वारा स्थानांतरण का प्रयोग एक सजा के हथियार के रूप में भी किया जा रहा है। अतः यह मांग की जा रही है कि किसी भी पद पर 3 वर्षों की समाप्ति से पूर्व कोई स्थानांतरण अपील योग्य नहीं किया जाना चाहिए, विशेषतः यदि स्थानांतरण राजनीतिज्ञों के आदेश पर किया जाना हो। 5वें वेतन आयोग ने विस्तृत, स्पष्ट और पारदर्शी स्थानांतरण नीति अपनाए जाने के बारे में अनेक सिफारिशें की थी। पहली, आयोग ने यह सिफारिश की कि प्रत्येक विभाग द्वारा एक वृहत स्थानांतरण नीति के भाग के रूप में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत बनाकर प्रचारित किए जाने चाहिए, ताकि स्थानांतरण में मनमानेपन को बिल्कुल हटाया जा सके और स्थानांतरण को जितना संभव हो सके उतना पारदर्शिता के रूप में प्रभावी बनाया जाना चाहिए। दूसरी, पदधारियों को प्रशासनिक निरंतरता और अस्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बार बार स्थानांतरण
किए जाने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और अधिकारियों की पद पर बने रहने की न्यूनतम अवधि पूर्व निर्धारित की जानी चाहिए और सामान्यतः यह 3 वर्ष से 5 वर्ष होनी चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां लंबी अवधियों को कृत्यों के आधार पर न्याय संगत ठहराया जाए, जैसे कि किसी विशेषज्ञता कौशलों का उपलब्ध होना। संवेदनशील पदों के मामले में जहां निहित स्वार्थों के विकसित होने के अवसर विद्यमान होते हों, वहां अवधि को कम समय के लिए ही निर्धारित किया जाना चाहिए, जो 2 से 3 वर्ष हो सकता है। तीसरी, निर्धारित अवधि के पूरा होने से पहले कोई भी काल पूर्व स्थानांतरण ठोस प्रशासनिक कारणों पर आधारित होना चाहिए, जिसका उल्लेख स्थानांतरण आदेश में ही कर दिया जाना चाहिए। लोक सेवक को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिए यदि वह इससे व्यथित महसूस करता है, और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संक्षिप्त कार्यपद्धति का प्रत्येक विभाग में प्रावधान होना चाहिए। आपातकाल में यदि ऐसा आदेश लोकहित में शीघ्रता को देखते हुए जारी किया जाता है और उसका कार्यान्वयन तुरंत होना होता है, तो उस स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन का निपटान ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जो उस अधिकारी से वरिष्ठ हो और यथासंभव उसी दिन व्यक्तिगत विचार विमर्श के बाद स्थानांतरण का आदेश दे दे। चौथी, स्थानांतरण के सोपान की ना तो नौकरशाहों द्वारा और ना ही सत्ता के राजनीतिज्ञों द्वारा दुरुपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका प्रयोग अनुशासनिक कार्यवाही के लिए अधिकथित कार्य पद्धति में फंसाकर सजा के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला प्रत्येक लोक सुनवाई में और प्रेस सम्मेलनों में कई लोगों द्वारा उठाया गया था। इस मामले पर आयोग द्वारा प्राप्त किए गए अनेक पत्रों और टिप्पणियों में से एक कर्नाटक के लोकायुक्त द्वारा लिखा गया एक विस्तृत पत्र है। वे कहते हैं, वर्षों से अधिवक्ता, न्यायाधीश और अब लोकायुक्त के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे एहसास करा दिया है कि सरकार को अपने अधिकारियों को स्थानांतरण करने संबंधी नीति पर पुनर्विचार करने की गंभीर आवश्यकता है। मुझे राज्य और केंद्र सरकार के विविध अधिकारियों से मिलने के अनेक अवसर मिले हैं और उनके साथ मेरे विचार विमर्श के दौरान मैंने पाया है कि उनके बीच उनकी संबंधित सरकारों की स्थानांतरण नीतियों को लेकर काफ़ी असंतोष है। आम शिकायत यह प्रतीत होती है कि कोई एक उचित नीति बिल्कुल भी नहीं है और स्थानांतरणों को निर्णय लेने वाले प्राधिकारी की मनमर्जी से कर दिया जाता है, जो अधिकतर राजनीतिज्ञों की गुहारों के दबाव से प्रभावित होते हैं। ऐसे स्थानांतरणों से स्वयं सरकार की कुशलता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। अन्यथा भी एक स्वतंत्र अभिरुचि रखने और शांत मन से काम करने के लिए सरकारी कर्मचारी को किसी पद पर तैनाती के समय वहां से स्थानांतरण किए जाने से पहले कुछ समय तक काम करते रहने का आश्वासन दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की सिफारिशों पर आधारित स्थानांतरण किए जाने से, जो सरकार के काम में किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार फैलेगा और इससे ऐसे लाभार्थियों के हित में दिए जाने वाले अनुचित पक्षपात को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही साथ ऐसे स्थानांतरण जिन्हें यद्यपि प्रशासनिक कारणों से दिखाया जाता है, प्रायः किसी की व्यक्तिगत शिकायत का परिणाम प्रतीत होता है। ऐसे अवसरों से निश्चित रूप से सरकार के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लोगों में यह बात होती रहती है कि कुछ शक्तिशाली तैनातियां कपटपूर्ण विचारों के लिए की जा रही हैं, जिसमें भ्रष्टाचार संलिप्त है। इसी पृष्ठभूमि के कारण मैं आपको लिखते हुए प्रशासनिक सुधार आयोग से अनुरोध करता हूं कि वह केंद्र सरकार में और राज्य सरकार दोनों के स्तरों पर स्थानांतरण नीतियों से संबंधित अनुकूल सिफारिशें करें। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि जो प्रारंभ में कठोर प्रतीत हो सकता है कि स्थानांतरण को मंत्रालय के बिना किसी प्रकार के हस्तक्षेप के नौकरशाही पर ही छोड़ देना चाहिए। मेरे विचार में जहां तक राज्य के स्थानांतरण का संबंध है, स्थानांतरण एक समिति की सिफारिशों पर किया जाना चाहिए, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, अगले वरिष्ठतम सचिव और उस विभाग के सचिव जिसमें स्थानांतरण को प्रभावी किया जाना है। यदि इस समिति को अपने कार्य निष्पादन को पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए जाते हैं, तो मंत्रालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह समिति की कार्रवाई पर शिकायतों पर निगरानी कर सके और उपचारात्मक कार्रवाई कर सके। इससे निश्चित रूप से लोगों में यह धारणा दूर हो पाएगी
कि स्थानांतरणों को राजनीतिक या समपार्श्विक प्रतिफलों पर किया जाता है। इसी प्रकार से प्रभागीय और जिलों के स्तरों पर अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में भी यह काम एक समिति द्वारा प्रभावी किया जाना चाहिए, जिसमें उस प्रभाग या जिले के वरिष्ठतम अधिकारी और उस विभाग के अगले वरिष्ठतम अधिकारी जहां स्थानांतरण को प्रभावी किया जाना है। अंत में, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी विशेष पद पर अधिकारियों की तैनाती न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि के लिए रखी जानी चाहिए, जिसे सामान्यतः कम नहीं किया जाना चाहिए या बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, सिवाय इसके कि इसके लिए लिखित में सही कारणों को दिया गया हो। संविधान के संचालन की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी। आयोग ने कहा है कि कार्मिक नीति के प्रश्नों का प्रबंध, जिसमें तैनातियां, प्रोन्नतियां, स्थानांतरण और तीव्र उन्नत तौर तरीके शामिल हैं, आगे आने वाली प्रोन्नति प्रबंध नीति और तकनीकों के आधार पर उच्च स्तरीय राजनीतिक प्राधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्णयों में मदद करने के लिए स्वायत्त शासी कार्मिक बोर्डों द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसे लोक सेवा बोर्डों का गठन संविधायक उपबंधों के तहत किया जाना चाहिए। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग की तरह प्रकार्य करने की अपेक्षा की जानी चाहिए। लोक सेवाओं के प्रबंध में सामान्य रूप से और उच्च लोक सेवाओं के प्रबंध में विशेष रूप से काम कर रहे अस्वस्थ और अस्थिरता लाने वाले प्रभावों के सार्वजनिक रूप से ज्ञात प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 309 के तहत संसदीय विधानमंडल की गरिमा की आवश्यकता है। ड्राफ्ट लोक सेवा बिल 2006 में अच्छे शासन के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा प्राधिकरण के गठन के विचार का प्रस्ताव किया जा रहा है। बिल के अनुच्छेद 19 अंगा के अनुसार प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व का प्रभार दिया गया है कि लोक सेवकों के स्थानांतरण और तैनातियों एक स्वच्छ और उद्देश्यपूर्ण तरीके से की जाए और किसी पद पर लोक सेवक की अवधि उचित रूप से निर्धारित की जाती है और उसका रखरखाव निरंतरता को बनाए रखने की आवश्यकता और अच्छे शासन की अपेक्षाओं से मेल खाता हुआ होना चाहिए। तथापि प्राधिकरण की इन मामलों में सिफारिशें अनिवार्य नहीं हो सकती, परंतु केवल परामर्शी होंगी। मंत्री और अधिकारियों के बीच में एक और संभावित संघर्ष का मुद्दा है अधीनस्थ अधिकारियों के दैनिक प्रकृतियों में मंत्री द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रभाव। किसी मंत्रालय या विभाग की गतिविधियों को कुशलतापूर्वक चलाने में नौकरशाही के विविध स्तरों पर शक्तियों और प्रकृतियों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता है। एक बार यह प्रत्यायोजन हो जाने पर नौकरशाही को अपने कामों का निष्पादन प्रत्यायोजित प्राधिकार के अनुसार करने की अनुमति दे दी चाहिए। प्रायः यह देखा गया है कि मंत्री अपने अधीनस्थ अधिकारी तंत्र के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अनुदेश जारी कर देते हैं, चाहे वे औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह भी देखा गया है कि अधिकारी कोई निर्णय अपने आप लेने के बजाय मंत्रियों के अनौपचारिक अनुदेश लेने के लिए उनका इंतजार करते हैं। अनेक राज्यों ने जिला प्रभारी मंत्री का एक संस्थान जिले में विकास गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए गठित कर रखा है। ऐसे उदाहरण हैं जब जिला मंत्री अपने पत्रसार की सीमा पार किए गए जब जिला मंत्री अपने पत्रसार की सीमा पार कर गए और ऐसे मुद्दों पर अनुदेश दे डाले जो पूरी तरीके से अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार की वृत्तियां हानिकर हैं क्योंकि उन्हें अधिकारी की पहल की देखभाल करने की प्रवृत्ति लानी चाहिए और उसे प्रत्यायोजित प्राधिकार पर टकराव करना चाहिए। इससे ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो जनहित में ना हो और एक जागरूक लोक सेवक का नैतिक भंग कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि राजनीतिक कार्यपालक और अधिकारी तंत्र के बीच संबंध का निर्धारण व्यापक रूप से किया जाना चाहिए। राजनीतिक कार्यपालक और अधिकारी तंत्र के बीच में एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए संस्थागत और विधिक ढांचे के लिए आवश्यक ब्यूरो का सुझाव आयोग लोक सेवा सुधार पर अपनी आने वाली रिपोर्ट में देगा। उपसंहार, साफ सुथरे शासन की तृष्णा रखने वालों में केवल भारत ही अकेला नहीं है। यूके के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 1994 में
सार्वजनिक जीवन के मानकों की एक समिति का गठन किया था जिसे नोलन समिति के रूप से जाना गया। नोलन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट मई 1995 में प्रस्तुत की थी, जिसमें उस समय संसद सदस्यों, मंत्रियों और सिविल सेवकों आदि के लिए आचार संहिता पर ध्यान केंद्रित कर किया गया था। क्योंकि समिति के विचार से यह एक सार्वजनिक तौर से सर्वाधिक चिंता का मामला था, समिति ने लोक पदों पर बैठे लोगों से पुनः सार्वजनिक विश्वास जगाने के उपाय अपनाने के लिए सुझाव देने के विचार से मामलों की जांच की थी। इसने घूसखोरी, पद का दुरुपयोग, अभद्र व्यवहार, पिछले या भविष्य में पक्षपात के लिए इनाम देना, शासन का उपहार वितरण आदि के मामलों को ध्यान में लिया। इसने पाया कि कुछ एक सार्वजनिक पदाधिकारियों, जिनके मामले मीडिया में प्रचारित हो जाते हैं, की ओर से उच्च मानदंडों के अनुपालन और प्रवर्तन में शिथिलता को दर्शाने वाले उदाहरणों से यह व्यापक संदेह उत्पन्न होता है कि कदाचार के वास्तविक मामले उन मामलों से कहीं अधिक होते हैं जो सार्वजनिक रूप से जनता की नज़रों में आते हैं। समिति का मत था कि यदि सुधारात्मक उपाय शीघ्र नहीं किए गए तो इस बात का खतरा है कि चिंता और संदेह से भ्रांतियाँ और मानव द्वेष फैल जाएगा। समिति ने सार्वजनिक जीवन पर आचार के 7 सामान्य सिद्धांत अपनाए हैं जिनसे लोक विश्वास पुनः जगाया जा सके। मेरे मत से ये 7 सामान्य सिद्धांत हमारे प्रयोजनों के लिए बड़े मूल्य और महत्व के हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: निस्वार्थ निष्ठता। सरल रूप में इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आचार इस तरह से करें जिससे उनके स्वयं के हित के स्थान पर जनहित को सामने रखकर काम कर सकें। सत्यनिष्ठा, यह धारणा अच्छी प्रकार से जानी पहचानी है। एक सार्वजनिक प्राधिकारी को सरकारी कर्तव्यों से संबंधित मामलों में बाहरी दबावों से स्वयं को अलग रखना चाहिए। विषय निष्ठा, सार्वजनिक पदाधिकारियों के कर्तव्यों में निर्णय लेने का प्राधिकार निहित होता है जिसमें नियुक्तियां करना, ठेके देना, लाभों का वितरण करना आदि शामिल होते हैं। चयनों को योग्यता के आधार पर करने के अलावा कोई अन्य मापदंड की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निर्णयों को उन कारणों पर आधारित होना चाहिए जो मनमर्जी से मुक्त हों। कार्यपालिका न्यायपालिका की पुस्तक से प्रत्येक कार्रवाई के लिए स्वप्रेरणा से कारण दिए जाने के लिए उद्धरण ले सकती है। कारणों को लेखबद्ध करने की आवश्यकता ही स्वयं में बड़ा सुरक्षण है जो निर्णय निर्माताओं को व्यक्तिनिष्ठ होने से रोकता है। जवाबदेही, कोई भी सार्वजनिक पद एक विश्वास का पद होता है। अतः कोई सार्वजनिक पदाधिकारी शासन के किसी काम को करते हुए, जिसमें विधानमंडल के सदस्य भी शामिल होते हैं, उस पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के निष्पादन में सभी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह होता है। इससे यह बात स्वाभाविक रूप से निकलती है कि किसी भी कृत्य या अकृत्य की छानबीन की जाती है, चाहे वह आंतरिक लेखा परीक्षा या बाह्य लेखा परीक्षा व्यवस्था से की जाए। यहाँ पर मैं लेखा परीक्षा शब्द का प्रयोग खातों की लेखा परीक्षा के संकुचित अर्थ में नहीं, बल्कि शासन की प्रत्येक कार्रवाई के कारणों और परिणामों के मूल्यांकन की दृष्टि से कर रहा हूँ। खुलापन, सूर्य के प्रकाश से अधिक बेहतर कोई रोगाणुनाशक नहीं हो सकता। पारदर्शिता प्रत्येक सरकारी कृत्यों का मंत्र होना चाहिए। न्यायपालिका अपनी कार्रवाइयों को खुले में आयोजित करके इस बात को ईमानदारी से अपनाती है। पारदर्शिता से जांच भी सहज रूप में हो जाती है। सूचना का अधिकार व्यवस्था के आगमन ने हमारे देश में प्रशासनिक ढांचे को वास्तव में सही दिशा में ला दिया है। ईमानदारी, न्यायपालिका में हम यह नियम अपनाते हैं कि केवल न्याय दिया ही नहीं जाए बल्कि यह देखा भी जाए कि न्याय मिल गया है। नैसर्गिक न्याय के जो नियम न्यायिक नैतिकता पर नियंत्रण करते हैं उनमें यह आवश्यक होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम के बारे में न्याय करने वाला नहीं बन सकता। यह ईमानदारी की अवधारणा के एक विडंबना ही होगी। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे मामलों में निर्णय लेता हो जिनमें उन लोगों के निजी हित लिप्त होते हों जो प्राधिकारी से निकटता से जुड़े हुए हों
इस विचार से यह आवश्यक है कि सार्वजनिक पदाधिकारियों को अपने निजी हितों की घोषणा करने के लिए बाध्य किया जाए, ताकि उन्हें हमेशा उस समय जवाबदेह ठहराया जा सके जब उनके सार्वजनिक कर्तव्य में लिप्त कोई द्वंद्व हो रहा हो। इसका यह भी अर्थ है कि सार्वजनिक पदाधिकारियों की संपत्तियों और दायित्वों के ब्यौरे जनता की जानकारी में हो। सार्वजनिक पद ग्रहण करते समय और उसके बाद समय समय पर अनिवार्य घोषणाएं करने से उस प्रकार की ईमानदारी सुनिश्चित हो सकेगी जो हम लाना चाहते हैं। नेतृत्व, यह सिद्धांत मेरे उसी विचार से मेल खाता है जिसका उल्लेख मैंने महात्मा गांधी जी के सत्यता के अनुभव के संदर्भ में किया है। एक सच्चा नेता हमेशा अपने ही अनुभव से चलता है। यदि नेता ईमानदार है, निष्कपट है, उसे जो काम दिया गया है उसके प्रति वह वचनबद्ध है, तो जिस व्यवस्था पर उसका नियंत्रण है उसे साफ सुथरा करने में जो वातावरण बनेगा वह लोक पदाधिकारियों के पदानुक्रम को भी धीरे धीरे साफ सुथरा कर देगा। धन्यवाद।